नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, 3 पार्टियों की सरकार है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी। किस तरह की सरकार चल रही है? मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी सरकार ऐसी रही होगी जिसका पूर्व गृह मंत्री या बल्कि कहें जिसके गृह मंत्री पर वसूली का आरोप लगा हो और उस आरोप में उसे इस्तीफा देना पड़ा हो पद से और वो कानून से भाग रहा हो। ऐसा भी कोई राज्य नहीं मिलेगा जहां का मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर और अभी सर्विंग डायरेक्टर जनरल होम गार्ड्स कानून से भाग रहा हो, जांच एजेंसियों से भाग रहा हो, सामने ना आ रहा हो और सरकार पर कोई असर ना हो। उद्धव ठाकरे पर कोई ऐसा असर दिखाई नहीं देता जिससे लगे आपको कि इनको इसकी जरा भी चिंता है। तो क्यों है ऐसा? क्या है शिवसेना और उद्धव ठाकरे का ऐसा मामला इन दो नेताओं से? अनिल देशमुख हैं तो एनसीपी के गृह मंत्री थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के। और हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि एक मंत्री ने किया है तो मुख्यमंत्री पर उसकी आंच नहीं आएगी। दूसरी बात, पुलिस कमिश्नर मुंबई परमबीर सिंह, उद्धव ठाकरे शिवसेना के चहेते, उन पर आरोप लगा। 5 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज है और वो कहां हैं ये महाराष्ट्र सरकार को या किसी एजेंसी को पता नहीं है। वो 5 मई को छुट्टी लेकर गए और उसके बाद वहाँ से चंडीगढ़ गए कहा जाता है। वहाँ से कहा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, अभी और छुट्टी चाहिए, बढ़ाते रहे। आखिरी छुट्टी उन्होंने बढ़ाई थी 29 अगस्त तक की। उसके बाद से वो कहाँ हैं किसी को पता नहीं। जांच एजेंसियां उनके मुंबई के घर पर, चंडीगढ़ के घर पर और हरियाणा में रोहतक के घर पर सब जगह दस्तक दे चुकी हैं, सब जगह खोज कर चुकी हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं। उनका फोन बंद आ रहा है। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग बिठाया है। जांच आयोग के अध्यक्ष है रिटायर्ड जज केयू चांदीवाल। 4 समन भेज चुके हैं, 2 गैर जमानती वारंट जारी कर चुके हैं, लेकिन कुछ पता नहीं। अब कहा जा रहा है कि परमबीर सिंह शायद देश छोड़कर भाग चुके हैं। और तमाशा देखिए, सर्कस देखिए महाराष्ट्र सरकार का, कि महाराष्ट्र सरकार का एक प्रमुख घटक कांग्रेस और उसके प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एनसीपी ने भगा दिया है परमबीर सिंह को और केंद्र की मदद से भगा दिया है। अब आप बताइए, आप जिस सरकार में शामिल हैं उसका इतना सीनियर पुलिस ऑफिसर जिस पर इतने आरोप लगे थे वो भाग गया है और आप आरोप लगा रहे हैं एनसीपी पर। इस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, इसका अंदाजा लगाइए। लेकिन ये परमबीर के बारे में थोड़ा जानना, इनका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे, पंजाब के डीजीपी रहे जूलियो रिबेरो ने बहुत ही सख्त टिप्पणी परमबीर के मामले में कुछ साल पहले की थी। कहा था कि ये वर्दीधारी पुलिस के नाम पर धब्बा है ये आदमी, और भी बहुत कुछ कहा था जो शायद ये यहाँ कहना भी मुश्किल हो। ऐसे व्यक्ति को जो झूठा जो हिंदू आतंकवाद का मामला था उसको बनाने में अग्रणी रहा हो, जिसकी सक्रिय भूमिका थी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टॉर्चर करने में कस्टडी में सबसे आगे परमबीर थे, इंडस्ट्रियल बेल्ट से पिटाई करके चमड़ी उधेड़ दी थी। उस परमबीर को जब बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी 2014 में तो ठाणे का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए परमबीर की और शिवसेना की ताकत और पहुंच और संबंध का। क्यों बनाया गया? बीजेपी को एतराज होना चाहिए था, लेकिन सरकार चल रही थी शिवसेना के समर्थन से। शिवसेना के जो प्रमुख नेता हैं, उस समय उद्धव ठाकरे के बाद उनका दूसरे नंबर पर स्थान आता था एकनाथ शिंदे, वो ठाणे से आते हैं, ये उनका आदमी था। उनके दबाव में इसको ठाणे का कमिश्नर बनाया गया। और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार चली गई, ये सरकार आई है उद्धव ठाकरे की,
तीन पार्टियों के मिलकर जो, तो इस संबंध को और आगे बढ़ाया शिवसेना ने। ये एक शिवसेना बहाने के लिए कह सकती है कि गृह मंत्रालय जो है वो एनसीपी के पास है, लेकिन मुंबई जो है वो ब्रेड एंड बटर है। शिवसेना मतलब मुंबई को शिवसेना से हटा दीजिए, शिवसेना नहीं बचेगी। तो मुंबई का पुलिस कमिश्नर उद्धव ठाकरे की पसंद या मर्जी के बिना हो सकता है, ये कल्पना से भी बाहर है। तो परमवीर और शिवसेना के संबंध समझिए। अब इसकी प्रगाढ़ता को और देखना हो तो सचिन वाजे को ले आइए। सचिन वाजे एक कस्टोडियल डेथ के मामले में उस पर आरोप था, उसमें सस्पेंड हो गया नौकरी से। सस्पेंड हुआ तो उसके बाद उसने शिवसेना ज्वाइन कर लिया, शिवसेना का सदस्य बन गया, प्रवक्ता बन गया, कई साल तक शिवसेना के लिए काम करता रहा। और इस कोरोना महामारी के दौरान बहाना बनाकर कि इस समय कोरोना में जो है बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, उसको फिर से बहाल किया गया। और ये बहाली बिना उद्धव ठाकरे की जानकारी के नहीं हो सकती है, शिवसेना की टॉप लीडरशिप की जानकारी के बिना नहीं हो सकती है, और उनकी मर्जी और रजामंदी के बिना भी नहीं हो सकती है। और अगर भाई आपको पैंडेमिक में, इस महामारी में लोगों की ज़रूरत थी तो उसको सिविल डिफेंस में लगाते, 20 और काम है जहाँ लगा सकते थे, उसको क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में ले आए और एक तरह से डिफैक्टो चीफ बना दिया उसका। सचिन वाजे की हैसियत ये हो गई थी कि वो कहीं भी रेड कर सकता है, किसी के खिलाफ जांच शुरू कर सकता है, किसी मामले में कहीं भी पहुंच सकता है। ये ताकत सचिन वाजे की थी, और ये ताकत सचिन वाजे की एक सीनियर इंस्पेक्टर की एक महाराष्ट्र और मुंबई जैसे शहर में तभी हो सकती है जब उस पर राजनीतिक वरदहस्त हो। और वरदहस्त अगर रूलिंग पार्टी का है, मुख्यमंत्री का है, तो आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। वो बाद में स्थिति ये बनी, पहले अनिल देशमुख के लिए वो वसूली करता था जिसका आरोप है 100 करोड़ रुपए की। उसके अलावा जो है फिर ऐसा लगता है कि उसका अनिल देशमुख से कुछ खटपट हुई, या जो भी मामला हुआ हो, बंटवारे पर हुआ हो या और किसी मामले, वो सीधे जो है परमवीर सिंह को रिपोर्ट करने लगा। परमवीर सिंह जो है उनकी जानकारी में ये वसूली का धंधा चल रहा था, इसके अलावा तमाम कुछ चल रहा था, सब कुछ परमवीर सिंह को पता था। उसमें उनका हिस्सा था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे मामलों में बिना हिस्सेदारी के ये धंधा चलता नहीं लंबा। तो ये धंधा चल रहा था, और जब ये मामला खुला एंटीलिया वाले केस की वजह से, तो परमवीर सिंह को लगा कि अब मैं भी फंस सकता हूं। तो पहला काम किया उन्होंने अपने बचाव के लिए, चिट्ठी लिख दी कि ये एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था ऐसा, और मैंने इसका विरोध किया। मैंने जाकर गृह मंत्री को बता दिया था कि ये इस तरह का एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है। तो ये एक तरह से वो अपने बचाव का रास्ता खोज रहे थे। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो उनके खिलाफ एक के बाद एक मामले आने लगे, और आपको याद होगा परमवीर सिंह पूरे देश में मशहूर हुए 2 मामलों में। सबसे ज़्यादा जो उनको जो शोहरत मिली वो है रिपब्लिक टीवी के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक्शन में, टीआरपी वाले मामले में एक फर्जी केस बनाया गया, अर्नब गोस्वामी को फंसाया गया। उस जांच में किसी और चैनल के खिलाफ मामला निकला था, उस चैनल को छोड़ दिया गया, कोई और संपादक गिरफ्तार नहीं हुआ अर्नब गोस्वामी के अलावा। और अर्नब गोस्वामी को न केवल गिरफ्तार किया गया बल्कि टॉर्चर किया गया, झूठे मामले में फंसाकर, और ये सब अब खुल रहा है। और उस समय जब अर्नब गोस्वामी पर हमला हो रहा था पुलिस का, महाराष्ट्र सरकार का, तब दिल्ली का जो लिटिल्स मीडिया है, जो सेकुलर मीडिया है, परमवीर सिंह उसकी डार्लिंग बने हुए थे। आप परमवीर सिंह के इंटरव्यू उस समय के देख लीजिए, उस समय उनके बारे में जो खबरें आ रही थी वो देख लीजिए। आज परमवीर सिंह लापता हैं, भाग गए हैं, देश छोड़कर भाग गए कि देश में कहीं छुपे हुए हैं। आपको लिटिल्स मीडिया का कोई सेकुलर जर्नलिस्ट इस बारे में बोलता हुआ, लिखता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अब उनके वो काम का नहीं रहा। अब वो अर्नब गोस्वामी या ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने की हालत में नहीं रहा। 2 मैंने मामले कहे थे, दूसरा था सुशांत सिंह राजपूत का मामला, जिस तरह से बिहार पुलिस के साथ व्यवहार किया
जिस तरह से उस पूरे मामले की जांच को डिरेल करने की कोशिश की, उसको उलझाने की कोशिश की, मामला दबाने की कोशिश की परमवीर सिंह ने, इस सब में साथ दिया उद्धव ठाकरे की सरकार ने और सेकुलर मीडिया ने। और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ नाराजगी क्या थी? पालघर में साधुओं की हत्या के मामले को बहुत जोर शोर से रिपब्लिक टीवी ने उठाया था। उस पर लगातार कार्यक्रम किए थे अर्नब गोस्वामी ने और चुनौती दी थी उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को। तो उनको सबक सिखाना था कि हमारे खिलाफ खबर करोगे, हमारी सरकार के खिलाफ खबर करोगे, हमको चुनौती दोगे तो ये होगा। और वो उन्होंने करके दिखाया। तो आज परमवीर सिंह कहाँ हैं? अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे महाराष्ट्र जैसे राज्य के, वो लापता हैं। जांच एजेंसियां समन भेज रही हैं, जांच आयोग समन भेज रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं कहाँ है। तो महाराष्ट्र की पुलिस कर क्या रही है? महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं आखिर? अगर ये दो लोग भागे हुए हैं तो इनको पकड़ने का, इनके बारे में जानकारी का, किसी राज्य में ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर जनरल स्तर का अधिकारी लापता हो और सरकार को पता ही ना हो, और सरकार का वर्तमान गृह मंत्री जो है वो ये कहे कि अगर परमवीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सवाल यह है कि वो अगर भाग गए तो जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी बनती है? जिस व्यक्ति के खिलाफ समन हो, अवेलेबल वारंट हो, वो भाग जाए, देश छोड़कर भाग जाए, या देश में ही हो, लापता हो, जांच के लिए सहयोग न कर रहा हो, क्योंकि मालूम है दोनों को कि उनके खिलाफ जो मामले हैं वो सही हैं, जांच में वो तो फंसेंगे ही, लेकिन अगर उनके बारे में महाराष्ट्र सरकार कुछ कर नहीं रही है, पता नहीं लगा रही है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ और लोग फंस सकते हैं। ये मामला उन्हीं दोनों तक नहीं रुकने वाला है, उसके अलावा भी कई लोग इस मामले में बेनकाब हो सकते हैं। इसलिए इन दोनों को बचाया जा रहा है। इसलिए इन दोनों को या तो भगाया गया या भागने में सहयोग किया गया। दोनों नहीं किया गया तो उनका पता लगाने की कोशिश नहीं हो रही कि अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो केस कमजोर हो जाएगा। अपने देश में पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन पिछले 30 सालों में भरपूर हुआ है। शायद ही कोई राज्य बचा होगा। जो भी सत्ता में आता है, पुलिस उस सत्तारूढ़ दल के कैडर के रूप में काम करती है। लेकिन ये उससे आगे का मामला है। ये पुलिस के क्रिमिनलाइजेशन का मामला है। इतने बड़े बड़े अधिकारियों का अपराधी बन जाना या अपराध का इतना बड़ा बड़ा आरोप लगना और उनका कानून से भागना, ये इस बात का संकेत नहीं, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय पुलिस में बहुत स्थिति खराब है। पुलिस सर्विस में अभी तक सिपाही दरोगा तक की तो बात समझ में आती थी, इस तरह के मामले होते थे, लेकिन डीजी लेवल के अधिकारी, मैंने महाराष्ट्र का बताया, पंजाब में क्या हो रहा है आपको पता है, चंडीगढ़ में क्या हो रहा है आपको पता है। ये दरअसल पूरी पुलिस की व्यवस्था अंदर से खोखली हो गई है। राजनेताओं ने खोखला बनाया है। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके लालच ने, उनकी महत्वाकांक्षा ने, बहुत जल्दी, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लालच ने ये सब किया है। और जो उसके जरिए राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ दल के करीब होने के साथ जो ताकत आती है, जो पावर आती है, उसका जो नशा है, उसने ये सब करा है। ये सत्ता का ही नशा है जिसने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इस तरह का फर्जी केस बनवाया। अगर अदालत से राहत न मिली होती अर्नब गोस्वामी को तो पता नहीं अभी तक क्या हुआ होता। और अर्नब गोस्वामी का मामला था, एक चैनल हेड का, संपादक का, मालिक का मामला था, इसलिए इतना चर्चा में आया। पता नहीं कितने लोग इस सिस्टम का शिकार हुए हैं। तो परमवीर सिंह जो है वो अपवाद नहीं है। अब धीरे धीरे ऐसे लोग पूरे सिस्टम का नियम बनते जा रहे हैं और ये बड़ी खतरनाक और बड़ी चिंताजनक स्थिति है। लेकिन आप देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को देखिए, उद्धव ठाकरे, उनकी सरकार पर कोई असर नहीं।
ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई मामूली बात हो, ये तो होता रहता है, चलता रहता है, इस पर कोई इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे को ये मामला, ये उनका पीछा जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। ये मामला उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना कि कानून की चक्की धीरे पीसती है लेकिन पीसती ज़रूर है। तो कानून कितना भी धीरे काम करता हो, एक दिन अपराधी पकड़ में आ ही जाता है। ज़्यादातर मामलों में छूट भी जाता है, लेकिन इस मामले में लगता है सबूत इतने पक्के हैं, इसमें साक्ष्य ऐसे हैं, गवाहियाँ ऐसी हैं कि इस मामले में बचना बड़ा मुश्किल होगा लोगों का, जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ अच्छा निकले। उम्मीद करनी चाहिए कि अदालत के जरिए ही कम से कम सिस्टम में कुछ तो सुधार आए, कुछ तो उम्मीद की किरण बने, आम आदमी के लिए कुछ तो राहत की खबर मिले। इसी उम्मीद के साथ आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।